बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। और जिंदगी से भरपूर आवाज उभरी। बहुत ज्यादा बुलंदी पर लामा का इंजन भी जवाब दे जाता है। इंसानी बदन के साथ ही इंजन को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पायलट को तुमसे ज्यादा अल्टीमीटर की फिक्र होगी। अल्टीमीटर पर सुर्ख निशान आने से पहले ही हमारी उफ़क़ी परवाज शुरू हो जाएगी। लेकिन कैबिन का मौजूदा दर्जा हरारत भी कमजोर मसाने वाले के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। मुझे अपने हेडफोन पर सीनियर रिपोर्टर की मुस्तरब आवाज सुनाई दी। शायद वो अपनी कहानी सुना रहा था। फौज में हर चीज का मयार फौजी मयार होता है। कैप्टन इलियास की आवाज मजीद शोखो शंग हो गई। फौजी मसानों के लिए सर्दी 0 दर्जा सेंटीग्रेड या 30 फ़ारेनहाइट से शुरू होती है। चाय पिलाने के बाद इतनी बुलंदी पर उड़ाकर हमारा इम्तिहान लिया जा रहा है। एक एहतजाज अमेज आवाज उभरी और मैंने पहचान लिया कि वो नामा निगार ही था जो शायद अपने हेडफोन पर हमारी गुफ्तगू सुन रहा था। इस वक्त हम एक ही रेडियो फ्रीक्वेंसी पर हैं। कैप्टन इलियास कह रहा था, इसलिए हम सब एक दूसरे की आवाजें सुन सकते हैं। ये इम्तिहान वाला सवाल दूसरे लामा से उठाया गया है। ऊपर सांस खींचकर दरवाजे से बाहर कुली कर दो, मुसाना हल्का हो जाएगा। नामा निगार की शिकायत पर मैं चुप न रह सका। बकवास मत करो, इसकी गुर्राहट सुनाई दी। मैं अपने कर्नल से बात कर रहा था। हम मुकर्ररा बुलंदी पर पहुंच चुके हैं। अचानक दोनों में से किसी पायलट की आवाज सुनाई दी। अब लैंडिंग तक दर्जा हरारत कमोबेश यही रहेगा। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी सोचों में गुम हो गए। दोनों हेलीकॉप्टर शोर मचाते हुए तेज रफ्तारी के साथ इस ऑपरेशन बेस की तरफ परवाज कर रहे थे, जहां एक खून रेज मार्के की तैयारियां आखिरी मराहल में थीं। वो पायलटों की दीदा और दानिस्ता हिकमत अमली थी या महज इत्तफाक के कराची से निकलने के बाद हमें कहीं भी काबिल जिक्र रोशनियां नहीं दिखाई दी थी, जिसका मतलब था कि हम मुसलसल वीरान इलाकों पर प्रवास कर रहे थे। जब सर पर तेजी के साथ गर्दिश करते हुए पंखों के यकसा और मुसलसल शोर से हमारे कान तकरीबन सुन्न हो गए, तो हेडफोन पर पायलटों और जमीनी कंट्रोल की गुफ्तगू शुरू हो गई। सब लोग मुतजस्सिसाना अंदाज में जमीन पर फैली हुई घोर तारीकी में किसी ऐसे मुनव्वर मुकाम को तलाश करने लगे जहां हेलीकॉप्टर के लैंड करने का इम्कान हो सकता था। चंद मिनट बाद ही इस तारीकी में अचानक एक हिस्सा मुतअद्दिद रोशनियों से जगमगा उठा। शायद हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में रहनुमाई करने के लिए इस हंगामी स्ट्रिप पर रोशनियां जलाई गई थी। वहां भी तरबीती हिकमत अमली के तहत हकीकी जंगी मुहाज जैसा मुकम्मल ब्लैक आउट तारी था। रेतीले सहरा के सीने पर चमकने वाली मुसल्लह लैंडिंग स्ट्रिप की जो का बुलंदी से अंदाजा लगाना नामुमकिन नहीं था, लेकिन वो इतनी काफी थी कि एक के सिरे पर खड़े हुए दो छोटे जहाज इसके मुकाबले में खिलौनों की तरह नजर आ रहे थे। एयर स्ट्रिप से कदरे 2 लंबे ट्रकों पर लदे हुए कंटेनर मौजूद थे, जिनसे दफातर का काम लिया जा रहा था। इनसे आगे एक बड़ा ऑयल टैंकर भी मौजूद था। जमीनी कंट्रोल की तरफ से क्लियरेंस मिलते ही दोनों हेलीकॉप्टर तेजी के साथ जमीन के करीब उतरने लगे। पहले कर्नल वाला हेलीकॉप्टर मस्ता रनवे के एक गोशे में जा टिका। चंद मिनट के वक्फे के बाद हमारा लामा भी हचकोले लेता हुआ इसी के करीब उतर गया। इंजन पर हवा और हम सब तेजी के साथ हेलीकॉप्टर से बाहर आ गए। मतवक्को मैदान कारजार से इस कदर करीब होने के एहसास ने मेरे वजूद में जोश और सनसनी की अजीब सी कैफियत पैदा कर दी। कलील सी मुद्दत में किए जाने वाले इन जंगी इकदामात को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो रात मुल्ला सरकार के साथी कमांडर और इसके सैकड़ों हमराहियों के लिए क़यामत की रात साबित होने वाली थी। हम लोग हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे ही थे कि अचानक सहरा में हर तरफ मुहीब अंधेरा फैल गया। हेलीकॉप्टर के इंजन भी यकलख्त बंद कर दिए गए थे। मेरे वजूद की गहराइयों में अजीब सी सनसनी सर उबारने लगी। वो कमांडर के मुसल्लह जत्थों के खिलाफ की जाने वाली जंगी कार्रवाइयों का ऑपरेशन बेस था और वहाँ रूनुमा होने वाला हर फेल और वाकया किसी न किसी जरूरत का मोहताज था। मुहाजिर जंग के करीब ये रोशनियां जरूरत से ज्यादा देर तक जलाए रखने की अयाशी नहीं की जा सकती थी और न ही इंजनों वगैरह का शोर शराबा गैर जरूरी तौर पर जारी रखा जा सकता था। अंधेरा और सुकूत होते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कि यक बयक किसी अंधे कुएं में उल्टा लटका दिया गया हो और किसी भी लम्हे मेरी रस्सी काटी जाने वाली हो। हाल हमारे करीब ही से अचानक एक करख्त तवाना आवाज उभरी और सब ही सहम कर रुक गए। यक बयक रोशनियां माधूम हो जाने की वजह से मेरी आंखें अंधेरे में कुछ देखने के काबिल नहीं रही थी, लेकिन हाल्ट के तहकमाना नारे के साथ ही कंक्रीट की
एयर स्ट्रिप पर हम सब के कदमों की आहटें यकलख थम गईं और मैंने समझ लिया था कि शहरों के ऐशो निशात में पलने बढ़ने वाले सब ही लोग इस पुरअसरार फौजी माहौल में खुद को बहुत ज्यादा पाबंद बल्कि गैर महफूज तस्वर कर रहे थे। इसलिए हर हदायत पर सदके दिल से अमल करने के लिए कोशां थे। एक एक करके कोड बताओ और कतार में कमांड एंड कंट्रोल में कैंप की तरफ जाओ। हमारे करीब ही मौजूद किसी नादीदा सिक्योरिटी अफसर ने हलक से करख्त लहजे में कहा। फुर्सत के लम्हात में कर्नल मोहम्मद खान की रंगीनों संगीन किताबें पढ़कर मैं इतना जान चुका था कि फौज के कमीशन अफसरान बिल अमूम शाइस्ता और खुश कलाम होते हैं। हलक की मार से मुखातब को और करने वाले दिलेर और गाग फौजियों का कमीशन से खाल खाल ही पाला पड़ता है। वहाँ वक्त यक बयक दौड़ने लगा था, इसलिए मुझे इन बारीकियों पर या मगजजनी करने का मौका नहीं मिल सका। हेलीकॉप्टरों से हम बेतरतीबी और अफरा तफरी के आलम में उतरे थे, लेकिन हमें लाने वाले अफसरान अपनी जिम्मेदारियों से कमाह का आगाह थे। इसलिए कर्नल साहब फुर्ती के साथ सबसे आगे हो चुके थे। आजाद नामा निगार थके हुए अंदाज में सबसे पीछे था। अपने किसी हवालदार या नायक का हुक्म सुनते ही कर्नल रियाज ने अपना कोड दोहराया। इसके कोड में शायद उसका ओहदा भी पिन्हा था, क्योंकि अचानक ही जमीन फौजी सल्यूट से लर्ज उठी। अपना कोड पर कैप्टन अलियास को भी इसी अंदाज में ताजीम दी गई। बाकी का फौज या इसके कड़े नज़्मो नस्क से कोई वास्ता नहीं था, इसलिए हम सब मशीनी अंदाज में अपने अपने कोड सुनाते हुए इस स्याह इंसानी हैवले के करीब से गुजरते चले गए जो सरे में किसी बुत की तरह इस्तादा था। वो इन लोगों का अपना निजाम था। इस वक्त हम जंगी मुहाज के करीब अहम अड्डे पर मौजूद थे, इसलिए वहाँ कोई भी बात फर्ज करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। इसलिए अड्डे के मुहाफिजों के लिए इतना काफी नहीं था कि हम सब फौजी हेलीकॉप्टर में वहाँ लाए गए थे या दो अहम फौजी अफसर हमारी रहनुमाई कर रहे थे। हर किस्म के शुबे से बालातर रहने के लिए इस आखिरी मरहले पर भी हर किस्म की जांच पड़ताल जरूरी समझी गई थी। दूसरी तरफ ये भी सिस्टम ही का कमाल था कि वहाँ मनसब और ओहदे में कोई तसादम नहीं था। रोकने वाले के ओहदे और इसकी कोई फिक्र किए बगैर कर्नल रियाज ने इसकी अथॉरिटी को तस्लीम किया था और वही किया जिसके लिए कहा गया था। वरना शहरी निजाम में इन असेंबली अपनी गाड़ी रोकने की जुर्रत करने वाले DSP को थप्पड़ मार दिया करते हैं। हमारी ये चेकिंग कब तक होती रहेगी? आजाद नामा निगार की खौफसदा हुई आवाज खनक और तारीख फजा के दोष पर उभरी। शायद वो फोटोग्राफर अफसरान के करीब पहुंच गया था। फिक्र न करें, ये आखिरी सिक्योरिटी चेक था। कैप्टन अलियास की जिंदगी से भरपूर आवाज उभरी। क्या इन लोगों के लिए ये काफी नहीं थी कि हम लोगों को दो जिम्मेदार अफसरान फौजी हेलीकॉप्टर में लाए हैं? आखिरी बाजपुर आजाद नामा निगार के लिए शायद हद तक अमेज साबित हुई थी। ये जमाना अमन की एक महदूद और बहुत ही खुफिया फौजी कार्रवाई है, इसलिए हम सब जरूरत से ज्यादा मोहतात हैं। हमारा दुश्मन बहुत चालाक और मक्कार है। रास्ते में कुछ भी हो सकता था। इसके बरखिलाफ खुली जंग का सामना हो तो हमें इतनी फिक्र नहीं रहती। हमारा हर शहरी दुश्मन को पहचानता और इससे होशियार रहता है, इसलिए जंग का एक रिदम बन जाता है। हमारी पुश्त पर कौम शीशा पलाई हुई दीवार बन जाती है और हम गैर फौजी शोबे इन अनकहे तरीके पर कौम को सौंप देते हैं। लेकिन आज की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। आप लोग इस मिशन के शुरका के अलावा किसी के फरिश्तों को भी इल्म नहीं होगा कि इस ऑपरेशन बेस से कैसे भयानक फितने का सद्देबाब किया जाने वाला है। मुझे उम्मीद है कि राजदारी के ज़िमन में पेश आने वाली इन रुकावटों को आप खंदा पेशानी से भूल जाएंगे। सहाफी जो कुछ देखता है इसे भूल नहीं सकता। आजाद नामा निगार को अचानक पेशा वराना तर्रारा आ गया। मैं अपनी कवरेज में इन तमाम जुज़ियात का जिक्र करूंगा ताकि कौम को मालूम हो सके कि हमको अपना फर्ज पूरा करने के लिए कैसी कैसी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। यार चुप रहो। कर्नल या कैप्टन के चिराग पा होने से पहले सीनियर रिपोर्टर बोल पड़ा। ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू के नाम पर सियासतदान, हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स हमें क्या कुछ नहीं सुना देते और हम इस जहर अफशानी के बारे में एक सतर भी नहीं लिख पाते। वैसे भी आज का कारी बहुत मसरूफ है। इसे सिर्फ खबर से दिलचस्पी होती है। वो ये नहीं जानना चाहता कि खबर किसने और कैसे हासिल की है। तुम इन ही खराफात में उलझ कर खुद को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी खबरों में खुद नमाई और खुद परस्ती इतनी हावी होती है कि छोटे मोटे अखबारात ने भी तुमसे खबरें खरीदनी बंद कर दी हैं। तुम्हें अपना अंदाज बदल लेना चाहिए। तुम मुझसे जलते हो। आजाद नामा निगार ने बिला तामल कहा। इस जमात में मेरी शमूलियत इस बात का बैन सबूत है कि मैं आज भी एक बड़ा नामा निगार हूँ। रहा मेरी खबरें ना छपने का मामला
मामला तो ये कोई नई बात नहीं है। बड़े लोगों से हर दौर में मुनज़्ज़म पैमाने पर दगा की गई है। हर बड़े आदमी की कदर इसकी मौत के बाद की गई है। वो समझा। फोटोग्राफर ने बर्जिस्ता कहा, शायद तुम अपनी कदर कराने के लिए आज हमारे साथ शामिल हुए हो। मरने से पहले मुझे अपनी मर्जी के 2-4 पोज बनवा देना। तुम अपना भला तो नहीं कर सके, हो सकता है कि मैं इन तस्वीरों से अपना कुछ भला कर सकूं। तुम्हारी आखिरी तस्वीरें हिट हो गई तो मुझे महकमे में भी तरक्की मिल जाएगी। मेरा ख्याल है कि हमें इस महम पर आए हुए दूसरा दिन शुरू हो चुका है। अपनी रेस्ट वॉच के अलार्म पर महकमा इतलात के मुबस्सर ने चौंक कर कहा और आजाद नामा निगार फोटोग्राफर को जवाब देने की सआदत से महरूम रह गया। दूसरा दिन सीनियर रिपोर्टर की आवाज तज़हीक अमेज थी। अभी तो पहला दिन पूरा नहीं हुआ। तुम्हारी बात ठीक है, मुबस्सर की खिफत अमेज आवाज सुनाई दी, लेकिन टीए और डीए के क्वाद में 12 बजे शब के बाद दूसरा दिन लग जाता है। मेरी घड़ी ने अभी अभी 12 बजाए हैं। वो इन लोगों की अंदर की बातें थी जो मेरे लिए खिफत का बायस बन रही थी, लेकिन इस माहौल में वो सब किसी बनावट का सहारा लिए बगैर अपनी सोच और जहनियत का इजहार किए जा रहे थे। इन लोगों की यकजाई में इनके मेजबानों का बहुत ज्यादा दखल नहीं था। वो एक खुफिया और महदूद कार्रवाई थी जिसके लिए मुबस्सर और फोटोग्राफर को इनके महकमे की तरफ से नामजद किया गया होगा। आजाद नामा निगार की मौजूदगी भी किसी तंजीम के मरहूने मिन्नत नजर आ रही थी। अलबत्ता सीनियर रिपोर्टर इन तीनों से कतई मुख्तलिफ और अपने काम में बहुत ज्यादा संजीदा था, जिसकी वजह यह थी कि वो एक बहुत बड़े निजी रोजनामे से वाबस्ता था और ऐसे इदारों में किसी को भी नाम या साख की वजह से बर्दाश्त नहीं किया जाता। हर शख्स को अपना वजूद मनवाने के लिए शबो रोज जान सोजी के साथ काम करना पड़ता है और इदारे की कारकर्दगी में इनकी अफादियत ही उनके मुकाम का तयन करती है। कर्नल रियाज और कैप्टन अलियास ने इस नोक जोंक में जरा भी दिलचस्पी नहीं ली। वो दोनों कदरे तेज कदमों से चलते हुए आगे निकल गए थे, वरना इन दोनों को ये जानकर सख्त कोफ्त होती कि इस अहम मिशन पर आए किसी फर्द को अपने जिम्मेदारियों से ज्यादा अपने सफरी और रोजमर्रा अलाउंस की फिक्र थी। इस वक्त सहरा में हर तरफ घूर अंधेरे का राज था। हवाओं के जक्कड़ न चलने के बावजूद फजा में खासी खनकी उतरी हुई थी। तारों भरे आसमान के एक गोशे में आखिरी रातों का डलता हुआ यरकान ज़दा चांद अपने अधूरे वजूद के इजहार की नाकाम कोशिश कर रहा था। इस अंधेरे में चंद सानिया गुजार लेने के बाद मेरी आंखें तारीकी में कुछ दूर तक देखने के काबिल हो गई थी। इसी के साथ मेरे कान आहिस्तगी से गर्दिश करते हुए किसी आले की आवाज भी सुन रहे थे। लंबे लंबे ट्रेलरों में लदे हुए फौजी रंग के दोनों कंटेनर इस आरजी सहराई पट्टी से कदरे दूर रेत में मौजूद थे। इन्हीं के करीब एक बड़ा ऑयल टैंकर मौजूद था जिससे मुंसलिक मोटे मोटे पाइप नीम या अजदहों की तरह अंधेरे में दूर मादूम होते हुए नजर आ रहे थे। फिर मुझे एक आहनी कंटेनर की छत पर गर्दिश करता हुआ रेडार का एंटीना भी नजर आ गया। बज़ाहिर इसकी गर्दिश बे आवाज थी, लेकिन बैज भी थारी से मुशाबहा इस बड़े एंटीना के घूमने से हवा के कटाव की आवाज मोहूम सी गूं गूं पैदा कर रही थी, जो सन्नाटे के बायस नुमाया तौर पर सुनाई दे रही थी। दोनों फौजी अफसरान की मैयत में हम पहले कंटेनर के दरवाजे पर पहुंचे। वहां अंधेरे में छुपे हुए सिपाही ने रेतीली मारकर अपने अफसरान को सल्यूट किया और किसी मैकेनिज्म को हरकत में लाकर कंटेनर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर रेंग आई। सब ट्रेलर के पायदान के जरिए यके बाद दीगरे 40 लंबे इस आहनी संदूक में दाखिल हो गए। बाहर से वो कंटेनर माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल होने वाले आहनी संदूक से जरा भी मुख्तलिफ नहीं थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल साख्त बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। अकबी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही हमने खुद को एक नीम रोशन और तंग जगह में से आगे बाएं तरफ की दीवार के साथ पतली सी राहदारी में, जिसके दाहिनी तरफ तख्तों की मदद से कैबिन बनाकर कंटेनर को हाथ दफ्तर की सूरत दे दी गई थी, जहां मुतअद्दिद अफराद पूरी आजादी से यकसोई के साथ अपने फराइज अंजाम दे सकते थे। इस वक्त तक मुझे इस कंटेनर में कोई खिड़की वगैरह नजर नहीं आई थी, लेकिन इसके बावजूद अंदर घुटन का नामो निशान तक नहीं था, बल्कि बाहर फैली हुई खुनकी के असरात अंदर भी महसूस हो रहे थे। इस मोबाइल फौजी दफ्तर में हर कमरे के बाहर मुतलका अफसर के और ओहदे की तख्ती लगी हुई थी। मुख्तसर दफातर के दरवाजे पर इनकी तंगी की वजह से कोई पट या पर्दा नहीं था, इसलिए राहदारी से गुजरते हुए हमने दाहिनी जानब के 4 दफातर का जायजा भी लिया, जहां बवर्दी अफसरान और जवान अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इस राहदारी का इख्तिताम पट वाले एक दरवाजे पर हुआ। कंटेनर की पूरी चौड़ाई पर मुहित और तकरीबन
तकरीबन 10 फुट तवील कमरे में खुलता था। इस कमरे में 3 दीवारों के साथ आरास्ता बेंचें नस्ब थी। एक दीवार के आगे राइफल स्टैंड था, वैसे वहीं दीवार पर मैगजीन की पेटियां लटकी हुई थी। इस कमरे में पहुंचकर मुझे अंदर की ताजगी का राज भी मालूम हो गया। कंटेनर की छत की साख्त कुछ ऐसी थी कि वहां नस्ब पट्टियों के दरमियान ताजा हवा की आमद और गर्म हवा के निकास के लिए खासी जगह मौजूद थी, मगर इन पट्टियों के जाविये ऐसे रखे गए थे कि अंदर से आसमान नजर आता था, न अंदर की रोशनी बाहर से देखी जा सकती थी। कैप्टन इलियास की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई थी। हमारे पर कोड पूछे जाने के बाद किसी ने हमें रोका टोका नहीं था, लेकिन फौजियों की वो बेतवजही खल रही थी। यूं मालूम हो रहा था हमें अपने लिए कतई बेजरर और गैर अहम समझ रहे हों। कैमों में नक्शों और आलात पर मसरूफ अफसरों और जवानों ने कर्नल रियाज और कैप्टन इलियास से भी कोई रस्मी सलाम दुआ नहीं की थी। वो सब हमारी आमद और मुतअद्दिद कदमों के शोर से बेनियाज अपने कामों में मुनहमिक थे। अब हमें कुछ देर यहाँ इंतजार करना होगा। कर्नल रियाज ने बेंच पर बैठते हुए कहा। कमांडिंग ऑफिसर से कब मुलाकात हो सकेगी? मुबस्सर ने शाइस्ता लहजे में सवाल किया। इसका इम्कान नहीं है। सीईओ का कैंप ऑफिस रडार वाले कंटेनर में है। वो हमारी टीम के लिए इलाका ममनुआ है। कर्नल ने खुश दिली के साथ कहा। इस वक्त हर शख्स बेहद मसरूफ है। इन सब के कांधों पर अपने इन अफसरों और जवानों की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी है, जो खुले सहरा में दुश्मन की नफरी को घेरने का खतरा मोल लेंगे। इस मार्के के अंजाम का इन्हिसार इन कंटेनरों में किए जाने वाले फैसलों पर होगा। अपने साथियों के तहफ़्फ़ुज़ की ये जिम्मेदारी हर सिपाही और अफसर को वार टेंशन में मुब्तला कर देती है, इसलिए अब आप लोगों को बहुत ज्यादा मोहतात रहना होगा। मुझे यहाँ बिजली के खंभे नजर नहीं आए। आजाद नामा निगार ने पुरतशवीश लहजे में कहा और सब चौंक कर इसे घूरने लगे, क्योंकि इस वक्त इसका सवाल बहुत बेमहल और बेतुक्का महसूस हुआ था। ये इलाका बिजली, पानी और ऐसी बहुत सी नेमतों से महरूम है। कैप्टन इलियास ने पूरी संजीदगी के साथ कहा। थार के इस सहरा में जिंदगी कैसे पनपती है इसका अंदाजा लगाना भी मुहाल है, मगर फिर भी यहाँ इंसान रहते हैं। वो नस्ल हा नस्ल से इन मुसाइब से लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अपनी जमीन को छोड़कर जरखेज और सरसब्जो शादाब इलाकों में कूच करने का तस्वर भी नहीं रखते। हम दिलो जान की गहराइयों से इनकी कदर करते हैं, लेकिन इनके मुसाइब दूर करने से कासर हैं। ये कंटेनर कैसे रोशन है? नामा निगार को इस खित्ते के इंसानी अलमियों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। शमसी बैटरियां या सोलर पैनल ये तवानाई फराहम कर रहे हैं। सहरा में इंजन और जनरेटर की आवाज दूर तक फैलती है, इसलिए अब खास महमात में शमसी बैटरियां इस्तेमाल की जाती हैं। कैप्टन ने जवाब दिया। मुझे यही हैरानी थी। नामा निगार ने इत्मीनान का गहरा सांस लेकर कहा। न बिजली के खंभे न जनरेटर का शोर, मगर बिजली फिर भी आ रही है। क्या जा बजा सोलर लगाकर इस इलाके की काया पलट नहीं की जा सकती? यहाँ तो साल के 12 महीने सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकता रहता है। हम मुफ्त की इस तवानाई को बर्बाद कर रहे हैं। ये हुकूमत के मसाइल हैं, इस बारे में वही लोग कुछ कर सकते हैं। कैप्टन बोला। वैसे मेरा जाती ख्याल है कि सोलर एनर्जी इस्तेमाल में बहुत सस्ती जरूर पड़ती है, लेकिन सोलरिकल लगाने के अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं, जिनका बोझ उठाना आसूदा हाल मुल्कों के लिए भी मुश्किल है। हो सकता है कि एक दिन टेक्नोलॉजी की तरक्की सोलर एनर्जी को भी इतनी कम लागत पर ले आए कि हर तरफ रोशनी फैलाई जा सके। फिलहाल तो हमारे पास भी गिने चुने यूनिट ही हैं। इसी लम्हे बाहर राहदारी में वजनी फौजी जूतों की दमक सुनाई दी। हमारी इंतजार गाह का दरवाजा खुला और एक नौजवान मेजर तजीली वर्दी में अंदर आ गया। इसने कर्नल को देखते ही एड़ियां मिलाकर सैल्यूट किया और कर्नल रियाज भी इसे पहचानते ही मुसरत अमेज अंदाज में बेंच से उठकर इसकी तरफ लपका था। वो इंसारी तुम यहाँ? कर्नल रियाज ने मुसरत अमेज हैरत के साथ इसे अपने गले से लगा लिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुमसे यहाँ मुलाकात हो सकेगी। तुम तो तोपखाना छोड़कर अब GHQ के आदमी हो गए हो। बस सर, स्पेशल असाइनमेंट पर यहाँ भेजा गया हूँ। अल्लाह ने सुरखरू किया तो 1-2 रोज में वापस पिंडी चला जाऊंगा। सिग्नल्स का एक मुख्तसर लेकिन बहुत सीनियर यूनिट मेरी कमान में आया हुआ है। मुझे अभी अभी इल्म हुआ कि आप आए हुए हैं, तो मैं मौका निकाल कर मिलने चला आया। इस वक्त यहाँ सब बेहद मसरूफ हैं। बोलते बोलते इसने हम लोगों का जायजा लिया और यकलख्त खामोश हो गया। तुम्हारा यूनिट कहाँ है? मुझे किसी कैबिन में तुम्हारी झलक नजर नहीं आई। कर्नल ने कहा। हम लोग दूसरे कंटेनर में रडार रूम में हैं। सर, आप चाहें तो एक चक्कर उधर का भी लगा लें। चलते हो खान? कर्नल ने अव्वल खान से पूछा। इसी लम्हे मेरी और अव्वल खान की निगाहें चार हुई। मैंने खामोश
फरोश नजरों से इल्तिजा की कि वो मुझे साथ ले जाना ना भूले, मेरे साथ मेरा मातहत भी चल सकता है। अव्वल खान ने आगे बढ़कर कर्नल से सवाल किया। खान साहब स्पेशल टास्क फोर्स के सीनियर अफसर हैं। कर्नल ने मेजर अंसारी से अव्वल खान का तारफ कराया। इन दोनों ने गर्मजोशी के साथ मुसाफहा किया। तारफ दरवाजे के करीब धीमी आवाज में कराया गया था, क्योंकि STF बहरहाल एक अहम और खुफिया तंजीम थी जिसके वजूद से जराए इबलाग बेखबर थे। बकिया चारों अफराद कैप्टन अलियास के साथ वहीं रह गए और हम तीनों मेजर अंसारी के साथ कंटेनर से बाहर निकल गए। दूसरे कंटेनर में कोई पार्टीशन नहीं थी, वहाँ जंगी तैयारियों का रंग नुमाया था। हर शख्स जोश और हैजान में मुब्तला था। इस मिशन का CEO एक कर्नल ही था जो अपनी अरक आलूद पेशानी के साथ एक नक्शे पर सर खपा रहा था। अजनबी कदमों की आहट पर इसने चौंक कर सर ऊपर उठाया तो ख्वाबीदा नजरों से हमारी तरफ देखा और अपने सर को एक खफीफ सी जुम्बश देकर दोबारा नक्शे पर मगज जरनी में मसरूफ हो गया। वहाँ किसी ने किसी का इस्तकबाल किया, ना हमारी आमद पर कोई खास तवज्जो दी। हर शख्स के चेहरे पर गंभीर सा तनाव मौजूद था जो मैदान जंग से मुल्हिक इस कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर के कमांडिंग अफसर और इसके अमले की असाबी कैफियत का मजहर था। ये बहुत बड़ी और अहम तरीन कार्रवाई है सर। मेजर अंसारी ने हमें रडार मॉनिटरिंग यूनिट की तरफ ले जाते हुए कर्नल से सरगोशियाना और माजरत आमेज लहजे में कहा, महदूद वक्त में मुकर्ररा मुकासद हासिल न किए गए तो बैनुल अक़वामी जंग का खतरा लाहक हो सकता है। इस इम्कान ने हर जवान और अफसर पर ज़हनी दबाव बढ़ा दिया है। मैं जानता हूँ, कर्नल ने इसके शाने पर थपकी देते हुए बुजुर्गाना अंदाज में कहा। सर, सिग्नल शुरू हो गए। रडार मॉनिटरिंग यूनिट के करीब से एक अफसर की बुलंद और हैजान अमेज आवाज उभरी। इसके कानों पर हेडफोन चढ़ा हुआ था जिससे निकलने वाले मुतअद्दिद बारीक बारीक तार इसके इर्द गिर्द रखे हुए आलात से मुंसलिक थे। इस अफसर की आवाज ने कंटेनर में मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। हर चेहरे पर उम्मीदों बीम की मिली जुली कैफियत नजर आने लगी। कमांडिंग अफसर अपनी जगह छोड़कर तेजी के साथ इसकी तरफ आया था। इस दौरान में हेडफोन वाला अफसर जल्दी जल्दी बहुत से आलात की गुंडियां वगैरह घुमाने में मसरूफ हो गया था। मेजर अंसारी ने इसे ऑडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाइंग यूनिट पर ट्यून करने की हदायत की थी। स्पीकर पर रेडियाई इर्ताश और गर्र गर्र की मिली जुली आवाजों के बाद आखिर एक यूनिट पर मिली जुली इंसानी आवाजें उभरने लगी जो मदम होने के बावजूद खासी वाज़ेह थी। CEO कर्नल रियाज और मेजर अंसारी पूरे इन्हमाक, इश्तियाक और इज़्तिराब के साथ इन मिली जुली आवाजों को सुन रहे थे और अव्वल खान मेरे साथ एक गोशे में सिमट गया था ताकि हम दोनों की वहाँ मौजूदगी इन लोगों की पेशा वराना मसरूफियात में किसी रुकावट का सबब न बन सके। हम दोनों को बतौर खास वहाँ लाया गया था, इसलिए हमारे कान भी इन आवाजों पर लगे हुए थे। चंद ही सानियों के बाद ये वाज़ेह हो गया कि वो आवाजें इस कमांडो ग्रुप की थीं जिसे सरकश डाकुओं के रूप में सरहद पार कमांडर से मिलना था। वो लोग प्रोग्राम के मुताबिक पेशकदमी किए हुए अपनी हिकमत अमली पर आखिरी बार नजरसानी कर रहे थे ताकि इसके सामने इनसे किसी मोहलक लग्जश के इम्कानात बाकी न रहे। अव्वल खान मुझे कराची ही में बता चुका था कि दुश्मन के कमांडर को बहला फुसला और वर्गला कर अपनी सरहद में लाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के 8 मुंतखब जवानों का एक दस्ता आर्मी के हवाले कर दिया गया था। वो लोग अपनी जानें हथेली पर रख कर मौत के मुंह में जा रहे थे, इसलिए ये बात यकीनी थी कि इन्हें ऐसा कोई ऑपरेटस आला या हथियार नहीं दिया गया होगा जिसकी वजह से इनका आर्मी से कोई ताल्लुक साबित हो सके। लेकिन स्पीकर पर आने वाली इनके मिली जुली आवाजों से ये जाहिर हो रहा था कि इनमें से किसी के लिबास में कोई हसास लासिल्की माइक्रोफोन पोशीदा था जिसके जरिए इनकी हर आवाज कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर में सुनी जा रही थी। मेरे लिए वो एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा था कि मैं एक बैनुल अक़वामी साजिश का ताना बाना बनफसे नफीस बुनते और बिखरते देख रहा था जिसमें दोनों फरीकों के बेहतरीन और जीरक अफराद अपने अपने कौमी मफाद के हसूल के लिए सर दड़ की बाजी लगाने पर आमादा और तैयार थे और STF के कमांडो अपने हरीफ का हांका करने के लिए निकल खड़े हुए थे। कुछ देर के बाद कमांडो ग्रुप के अफराद की राजदाराना गुफ्तगू खत्म हो गई। अब हम सरहद से चंद कदम के फासले पर हैं। भूल जाओ कि हम कौन हैं और क्या हैं। स्पीकर पर इस कमांडो ग्रुप के सरबराह की गंभीर आवाज उभरी। इस लम्हे के बाद हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतसादम सरकश नौजवान और बेरोजगारी से तंग आकर लुटेरे और डाकू बनने वाले नौजवानों के अलावा कुछ नहीं है। हमारे एक्शन प्लान का पहला हिस्सा यहाँ खत्म होता है, दूसरे हिस्से में तर्जमानी का काम मेरे जिम्मे होगा। अगर हम कमांडर को इसके हथियारों समेत इसकी कमीनगाह
आकाश से हाँक कर अपनी सरजमीन पर लाने में कामयाब हो गए तो ये हमारे मिशन के तीसरे मरहले की कामयाबी होगी। सरहद पार करके अपने इलाके में दोबारा दाखिल होते ही हमारे मिशन का चौथा मरहला रूबेकार आ जाएगा। इस मरहले में हम में से हर शख्स आजाद और खुद मुख्तार होगा। हमारी सरजमीन पर पेश कदमी करते हुए दुश्मन को किसी भी शुबहे का मौका दिए बगैर इनसे अलग हो जाना हमारा फर्ज होगा, ताकि हम दुश्मन पर किए जाने वाले तबाहकुन हमलों में अपनों का निशाना बनने से महफूज रह सकें। गाजी या शहीद इसी ग्रुप में से किसी की आवाज उभरी। दोनों सूरतों में हमारे दर्जात बुलंद होंगे। हम आने वाले हर अच्छे और बुरे वक्त के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अल्लाह हमारी नीयतों का हाल जानता है और वही हमारे पीछे रह जाने वालों का मददगार और निगहबान होगा। फिर इन सब ने मिलकर धीमी मगर गुंजीली आवाज में कलमा अव्वल पढ़कर अपने ईमान की तजदीद की और कलमा शहादत की पुरहैबत किरत करके बाद इस तरफ सुकूत फैल गया। वो सब इस कदर पुरशकू और पुरजलाल था कि मैं अपने वजूद में अंदर ही अंदर लर्ज कर रह गया। मैं एक इंसान होने के नाते से दूसरों के साथ हमदर्दी करने में कभी बुखल से काम नहीं लेता था, लेकिन मुझे ये एतराफ कर लेना चाहिए कि मेरी जिंदगी में मजहब का कभी भी बहुत ज्यादा दखल नहीं रहा। लेकिन इस लम्हे अपने कमांडोज के आखिरी ईमान अफरोज मकालमों के बाद मैं खुद को अपनी ही नजरों में हकीर समझने लगा। एक तरफ अल्लाह के वो पुरअसरार बंदे और गाजी थे जो रात के हौलनाक अंधेरों में अपने अजीजों और प्यारों को भूल कर एक बहुत बड़े मकसद के लिए सुए मकतल बढ़ रहे थे और वहाँ मारे जाते तो शहादत के रुतबे पर फायज हो जाते और अपने मिशन पूरा करके जिंदा और सलामत लौट आते तो गाजी कहलाते। इनके इरादे वाज़े, अज़म रासख और नीयत साफ थी, इसलिए हर हालत में इनका मुकाम बहुत बुलंद था। दूसरी तरफ मैं मुद्दतों से शी माफिया और इनके हमदर्दों से एक खूनरेज पेकार में मसरूफ था। इस भयानक महाज आराई में मैंने शायद इन कमांडो से ज्यादा खतरात मोल लिए थे, लेकिन मेरे सामने कोई वाज़े नस्बुल ऐन नहीं था, कोई बहुत बुलंद मकसद नहीं था और ना ही मैं किसी रूहानी कुव्वत से माला माल था। इसलिए इस लम्हे मुझे अपनी सारी जद्दोजहद हीच नजर आने लगी थी और मेरा दिल मेरे अपने वजूद पर नफरीन कर रहा था। एक तरफ वो मुतमिन कमांडोज थे और दूसरी तरफ मैं खुद इलामती में मसरूफ था। लुत्फ की बात यह थी कि कमांडोज जो कुछ कर रहे थे और जिस मकसद के लिए बढ़ रहे थे, इनकी बुनियाद की पहली ईंट मैंने ही रखी थी। देखा जाए तो इस ताबनाक मिशन का ममार मैं खुद ही था, लेकिन दुख की बात यह थी कि मेरा दिल लगन और जज्बे से खाली था, जबकि ममार के ख्वाबों को अमली तफसीर देने वाले अपने जोशो जज्बे और नीयत की वजह से हर तरह से खुश और मुतमिन थे। इस कंटेनर के बोझल और जंगी माहौल में वक्त सिसक कर और रेंग कर गुजरता रहा। इस दौरान में ऑडियो यूनिट पर वक्तन फवक्तन कमांडोज के इक्का दुक्का फिक्रे सुनाई देते रहे, जिनमें कोई खास बात नहीं थी। लेकिन जब हम सब ने अक्खड़ लबो लहजे में हाल्ट का एक लफ्ज सुना तो मेरे बदन के सारे मसामों से ठंडा ठंडा पसीना बह निकला। हाल्ट के काशन के साथ ही बेयक वक्त मुतअद्दिद धमाके से सुनाई दिए। खतरा सामने देखकर शायद वो कमांडोज तेजी के साथ जमीन पर गिर गए थे। तुम कौन हो? सामने आओ। कमांडोज के सरबराह की चिड़की हुई तेज आवाज सुनाई दी। खुदा खैर करे मेरे बच्चे मौत के मुंह में हैं। कमांडिंग ऑफिसर बेचैनी से पहलू बदलते हुए इस्तरारी लहजे में बुड़बुड़ाया, अपने कदमों पर खड़े हो जाओ वरना मैं एक ही ब्रस्ट में तुम आठों को नर्गबाज कर दूंगा। कमांडोज को ठहरने का हुक्म देने वाले की बेरहमाना आवाज उभरी, यहाँ अंधेरा जरूर है लेकिन मैं तुम सब को अच्छी तरह देख रहा हूँ। स्टैंड अप एंड हैंड्स अप। ओ ब्लडी चिलाकी, वरना सब को छलनी कर दूंगा। इस सरजमीन पर आने वालों को नहीं बल्कि मेजबानों को सवाल करने का हक हासिल होता है। शाबाश, तुम लोग बहुत सादतमंद हो। उंगलियां आपस में फंसा कर दोनों हाथ अपने अपने सरों पर रख लो और ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन खुदा के लिए तुम हमें सिर्फ इतना बता दो कि इस वक्त हम किस मुल्क की सरजमीन पर हैं। ग्रुप के सरबराह की खौफजदा और खुशामदाना आवाज सुनाई दी, जो इस सूरत हाल के तकाजों के ऐन मुताबिक थी। इन मुकालमात को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें यक बेयक तेज हो गई थी। ये बंदे मातरम और तिरंगे परचम की सरजमीन है। ललकारने वाले की आवाज नखुवत आमेज हो गई और मैं इसी पवित्र धरती का एक सच्चा सेवक हूँ। अब बंको कि तुम कौन हो? तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो। कमांडोज के ग्रुप लीडर की जख्मी आवाज सरापा एहतजाज बन गई थी। हम अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए अपने हुक्मरानों से लड़ रहे हैं। इनकी रातों की नींदें हराम करने के लिए हम जंगलों में रुपोश हो
होकर बात बात की वारदातें कर रहे हैं। हमने अपने लगामें साईं सरकार के हाथ में दे दी है। साईं सरकार के हुक्म पर सरहद पार करने के बाद भी हमें इज्जत न मिल सके तो हम ऐसी जिंदगी पर लानत भेजते हैं। हमें इज्जत की रोजी नहीं मिल सकी तो हमने मालदारों से ताकत के बल पर अपना हिस्सा छीनना शुरू कर दिया। हुकूमत ने हमें डाकू और दहशतगर्द करार देकर हमारी तजलील की तो हमने साईं मुल्ला सरकार से दोस्ती कर ली। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन अपनी इज्जत और अना पर कोई समझौता नहीं कर सकते। अगर सरहद पार करके तिरंगे के जेरे साया भी हमसे तौहीन आमेज सलूक किया जाता है तो हम मुल्ला सरकार से अपनी अकीदत को खैरबाद कहते हैं। तुम हमको माफ कर दो और वापस जाने दो, वहाँ हम मुल्ला सरकार से खुद अपना हिसाब कर लेंगे। ओह, तुम नाराज हो गए। वो कमांडो लीडर्स की जज्बाती तकरीर से बुखला गया। अगर तुम मुल्ला सरकार के हम नवा हो तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हो। हम अपनी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। दूसरी जानब से आने वालों पर आंखें बंद करके एतमाद नहीं कर सकते। तुमको हमारी इस मजबूरी का अंदाजा होना चाहिए। वैसे भी हमें सरहद पार से किसी हल्के से अंदाज में भी तुम्हारी पेशगी इतला नहीं मिली थी। इसके बगैर हम तुमको कैसे पहचान सकते थे? तुम तो बिला वजह ही जज्बाती हो रहे हो। अब तुमने हमें पहचान लिया है तो क्या हम अपनी फंसी हुई उंगलियां खोलकर अपने हाथ नीचे गिरा सकते हैं? पहचान किसी कोड या इशारे से होती है। तुम बगैर किसी प्रोग्राम के आए हो, इसलिए मैं तुम्हारे दावे पर एतबार किए लेता हूँ। तुम लोग अपने हाथ गिरा लो और ये बताओ कि इधर क्यों आए हो? हम कमांडर से मिलना चाहते हैं। ग्रुप लीडर की सख्त आवाज सुनाई दी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।